तो चलिए आज हम विजयनगर साम्राज्य के अपने इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देवराय प्रथम तक के शासनकाल का अध्ययन किया था और लास्ट में अपन ने ये पढ़ा था कि इसका उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय हुआ है। आज हम देवराय द्वितीय से अपने अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देवराय द्वितीय के पास उपाधियां कौन कौन सी थीं? इसकी थी सबसे पहली उपाधि गज बैठकर, अर्थात हाथियों का शिकारी। क्योंकि जिस क्षेत्र में आज का विजयनगर साम्राज्य है वो क्षेत्र हाथियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसके पास उपाधि थी कौन सी? गज बैठकर की। इसने हाथियों का बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकार किया था। इसके अतिरिक्त इम्मादी देवराय और प्रौढ़ देवराय की उपाधियां भी इसके पास थी। तो तीन उपाधियां हैं देवराय द्वितीय के पास। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली उपाधि है गज बैठकर, उसके बाद है इम्मादी देवराय और तीसरी उपाधि है प्रौढ़ देवराय की। क्लियर है? अब ये उपाधियां इसको कब और कैसे मिली उसका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। सामान्य जन देवराय द्वितीय को पौराणिक आख्यानों के देवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। ठीक है, जैसे आप लोग अभी तो अपन ने प्राचीन भारत पढ़ा नहीं है। जब अपन प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे उस समय अपन ये पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में इंद्रदेव को पूजा जाता था। वैसे तो अभी मान्यता ये है कि इंद्रदेव के कहीं पे भी मंदिर नहीं, उनको श्राप मिला था, वो एक पौराणिक कथा है। लेकिन इंद्र जो थे ये कहना चाहिए आंधी तूफान वर्षा के देवता माने जाते थे। इंद्र का अवतार माना गया है कौन? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने कुरान की प्रति सामने रखी तथा बड़े पैमाने पर पहली बार मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति करी। इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा कि देवराय द्वितीय धार्मिक रूप से सहिष्णु प्रवृत्ति का शासक था। सहिष्णु क्यों था? क्योंकि जिस समय ये सिंहासन पर बैठा उस समय इसने एक तरफ वेद रखे और एक तरफ कुरान रखी और बहुतायत मात्रा में मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में नियुक्त किया। खासकर कि ऐसे मुस्लिम सैनिक जो धनुर्विद्या में निपुण थे। इसके परिणाम स्वरूप इसने जात विभेद जो साम्राज्य में विद्यमान था हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, उस जात विभेद को इसने दरकिनार किया, जिससे साम्राज्य में सुख शांति आई और जो आंतरिक विद्रोह हो रहे थे वे विद्रोह बहुत हद तक कम हुए। उसने आंध्र प्रदेश में कोंडाबिदु का दमन कर कृष्णा तक विजयनगर की उत्तरी सीमा का विस्तार किया। जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य में कि जो कोंडाबिदु वाला क्षेत्र था आंध्र प्रदेश का, ये वाला इलाका, इस इलाके के जो शासक थे खासकर कि कोंडाबिदु, उसकी नज़रें लगातार विजयनगर साम्राज्य पर थी। उसका दमन किया किसने? देवराय द्वितीय ने। और विजयनगर का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्वी सीमा तक कर दिया। किसने? देवराय द्वितीय ने। तथा वेलम के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी रियासत आती थी जिसका नाम था वेलम। इस वेलम के शासक का दमन कर दिया किसने? देवराय द्वितीय ने, और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी। देवराय को बहमनी सुल्तान अहमद प्रथम के नेतृत्व में किए गए आक्रमण का सामना करना पड़ा। अर्थात ये जो बहमनी वंश के शासक थे जो उत्तरी क्षेत्र में या वर्तमान महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, इस बहमनी साम्राज्य का शासक था कौन? अहमद प्रथम। अहमद प्रथम के आक्रमण का सामना या अहमद प्रथम के नेतृत्व में बहमनियों ने आक्रमण किया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, किंतु उसके कूटनीति के सम्मुख बहमनी शासकों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। क्लियर है?
अब समझना, देवराय द्वितीय ने कुछ ऐसे प्रपंच रचा कि बहमनी शासक अहमद प्रथम बहुतायत मात्रा में सेना लेकर आया था और उसने विजयनगर पर आक्रमण किया था, लेकिन देवराय द्वितीय ने कुछ ऐसा प्रपंच रचा कि इन बहमनियों को पराजित कर दिया और विजयनगर पर कोई आंच नहीं आने दी। क्लियर है? यही कारण है कि देवराय द्वितीय कहलाया प्रौढ़ देवराय। ठीक है। देवराय के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना उड़ीसा के गजपति नरेश द्वारा दक्षिण और अपने साम्राज्य का विस्तार का प्रयास था। देखो, ये वाला इलाका था उड़ीसा का, और इस उड़ीसा वाले क्षेत्र पर गजपति शासकों का शासन था। कौन शासन कर रहा था यहां पर? गजपति। इन गजपति शासकों ने आक्रमण किया था कहां पर? विजयनगर पर। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी देवराय द्वितीय के शासनकाल की कि उड़ीसा में शासन कर रहे गजपति वंश के शासकों ने आक्रमण किया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय ने अपने शासनकाल में केरल सहित अधिकांश दक्षिण भारत को विजयनगर में शामिल कर लिया। तो ये इलाका आ जाता था वर्तमान केरल का, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये केरल अब शामिल हो गया था किसमें? विजयनगर में। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी किसकी? देवराय द्वितीय की, कि देवराय द्वितीय ने इस केरल वाले क्षेत्र को भी विजयनगर का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया था। और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका, जो कि उस काल में कहलाता था सीलोन, श्रीलंका अर्थात सीलोन के तट तक विस्तृत कर लिया था। मतलब इस क्षेत्र में भी देवराय द्वितीय ने अपने शासन की स्थापना कर ली थी। कहां पर? श्रीलंका अर्थात सीलोन में। अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्की धनुर्धारी को अपनी सेना में शामिल किया। जैसा कि अपन ने इस लेक्चर की शुरुआत में पढ़ा था कि इसने जब गद्दी पर विराजमान हुआ उस समय इसने अपनी गद्दी के एक तरफ कुरान रखी और एक तरफ वेद रखे, और एक सहिष्णु प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई अपने शासन में। और ऐसे बहुत सारे सैनिक जो तुर्की से संबंध रखते थे, जो मुस्लिम सैनिक थे लेकिन धनुर्विद्या में निपुण थे, उन सभी सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। किसने? देवराय द्वितीय ने। उसके समय में विजयनगर की आर्थिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि हुई। मतलब विजयनगर जो था ये आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही विशाल राज्य के रूप में सामने आया। देवराय द्वितीय के समय फारस, उस समय का फारस आज का ईरान है। ठीक है। फारस अर्थात ईरान से एक राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। ठीक है। ईरान अर्थात फारस का जो शासक था जिसका नाम था शाहरुख, शाहरुख का राजदूत था कौन? अब्दुल रज्जाक। और इस अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। ठीक है। तो किसका राजदूत था ये? ईरान अर्थात फारस के जो शासक थे जिनका नाम था मिर्जा शाहरुख, उनका दूत बन के अब्दुल रज्जाक भारत आया था और उसने विजयनगर की यात्रा की थी। उसने अपनी यात्रा विवरण में विजयनगर का विस्तृत वर्णन किया तथा विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक माना। क्लियर है? जैसे अपन ने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा था, इब्न बतूता ने भी रहला नाम का एक ग्रंथ लिखा था जो उसके यात्रा वृतांत था। मतलब यात्रा के दौरान उसने किन कठिनाइयों का सामना किया और किस प्रकार से उसने भारत की संस्कृति और सभ्यता को जाना था, उसका वर्णन किया था किसमें? रहला में। ऐसे ही अब्दुल रज्जाक ने अपनी यात्रा वृतांत में विजयनगर की संस्कृति और समृद्धता के बारे में लिखा है। ठीक है। और विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से
एक माना है। किसने? अब्दुल रज्जाक ने। कहां से आया था? ईरान अर्थात फारस से। देवराय द्वितीय ने शासन व्यवस्था को पुनर्संगठित किया, मतलब शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे फेरबदल किए और नई तकनीक और नई पद्धति अपनाई देवराय द्वितीय ने शासन व्यवस्था की। उसने सामूहिक व्यापार के निरीक्षण हेतु एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति करी। ठीक है, मतलब ऐसे पदाधिकारी जो हर जगह जाकर इस बात का निरीक्षण करेंगे कि नई शासन पद्धति के अनुसार शासन संचालित हो रहा है अथवा नहीं। ये एक नया कार्य किया था। किसने? देवराय द्वितीय ने। क्या किया है उसने? सामूहिक व्यापार के निरीक्षण हेतु एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति करी थी। जैसे टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वर्तमान में, सेल्स टैक्स के खासकर, वो हर एक व्यापारिक केंद्रों तक जाकर इस बात का निरीक्षण करते हैं कि शासन के निर्देशानुसार व्यापार संचालित हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। इसकी शुरुआत विजयनगर से ही हुई थी, देवराय द्वितीय के शासनकाल से। देवराय द्वितीय ही वह पहला शासक था जिसने इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो व्यापारिक केंद्रों पर जाकर इस बात का ध्यान देते थे कि व्यापार शासन के निर्देशानुसार संचालित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे। अपने लिंगायत धर्मावलंबी मंत्री लक्काना या लखमक को दक्षिण सागर का स्वामी नियुक्त किया। ठीक है, क्योंकि देवराय द्वितीय धार्मिक रूप से सहिष्णु था। शैव धर्म की एक शाखा है लिंगायत समुदाय, और वर्तमान में ये लिंगायत समुदाय बहुतायत में पाए जाते हैं बेंगलोर वाले इलाके में। इस लिंगायत समुदाय से संबंधित एक मंत्री था देवराय द्वितीय का, जिसका नाम था लखमक या लक्ना। इसको दक्षिण भारत के लगभग सभी क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया था, इसलिए लक्मक या लखना जाना जाने लगा था दक्षिण समुद्री स्वामी के नाम से। ठीक है, किसका मंत्री था ये? देवराय द्वितीय का मंत्री था। क्या नाम था? लक्काना या लखमक। और किस धर्म से संबंधित था? तो ये संबंधित था लिंगायत समुदाय से। क्लियर है? अब जैसा कि आपको ये ऊपर इमेज दिख रही होगी, एक तरफ है वेद और एक तरफ है कुरान। ये मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि देवराय द्वितीय धार्मिक रूप से एक बहुत ही सहिष्णु प्रवृत्ति का शासक था, क्योंकि जब ये सिंहासन पर बैठा था उस समय इसने एक तरफ वेद रखे, एक तरफ कुरान रखी, और हिंदू और मुस्लिम सभी प्रकार के धर्मों को एक समान ही माना था। धार्मिक दृष्टि के बारे में पढ़ते हैं अपन इसकी। देवराय द्वितीय धार्मिक रूप से सहिष्णु था, मतलब एक समान धार्मिक भाव को यह प्रकट करता था। उसके मंत्री वीर शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म भी उस समय बहुत सी शाखाओं में विभाजित था। मुस्लिमों को तो नियुक्त किया ही था, साथ ही ऐसे जितने भी लोग थे जो मंत्री पदों पर नियुक्त थे, वे उस समय विद्यमान हिंदू धर्म की लगभग सभी शाखाओं से संबंध रखते थे। कुछ जैन थे, कुछ लिंगायत संप्रदाय के थे, कुछ वैष्णव संप्रदाय के थे, कुछ शैव धर्म के अनुयायी थे। क्योंकि इसने धार्मिक रूप से कट्टरता कभी नहीं बरती, ये धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक ही रहा। उसने लिंगामत मतलावलंबी लक्काना एवं जक्कनार्य को अपने मंत्री नियुक्त किए। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जो मंत्री पद पर थे, लेकिन किस समुदाय को मानते थे? हिंदू धर्म के ही लिंगायत समुदाय को मानते थे। जो मंत्री के पद पर थे किसके? देवराय द्वितीय के। देवराय द्वितीय ने तुर्की धनुर्धारियों को अपनी सेना में शामिल करने के बाद उनके लिए मस्जिदों का निर्माण करवाया। मतलब आप एक सोचिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हिंदू नववाद के लिए की गई थी, मतलब हिंदू धर्म की तरक्की के लिए की गई थी, लेकिन फिर भी देवराय द्वितीय
संगम वंश का एक ऐसा शासक रहा है जिसने कभी भी धार्मिकता को आड़े नहीं आने दिया। जब इसने मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाले सैनिकों को अपनी सेना में नियुक्त किया तो उनके धर्म को किसी भी प्रकार की कट्टरता ना बरतते हुए उन लोगों के लिए मस्जिदों का निर्माण भी देवराय द्वितीय ने करवाया। उसके सिंहासन में एक तरफ वेद तथा दूसरी तरफ कुरान रखी जाती थी। किसके? देवराय द्वितीय के समय में एक तरफ वेद रखे रहते थे तो एक तरफ कुरान रखी रहती थी, जो ये बताता है कि देवराय द्वितीय धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, ना कि एक कट्टर शासक था। क्लियर? अब देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो सांस्कृतिक विकास हुआ है उसके बारे में अपन को पढ़ना है। देवराय द्वितीय विद्या एवं विद्वानों दोनों का संरक्षक था। स्वयं संस्कृत का एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। कौन? देवराय द्वितीय। वह स्वयं संस्कृत का एक विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथ, एक तो महानाटक सुधा नीति और दूसरा है बादरायण के ब्रह्मसूत्र। कौन कौन से 2 ग्रंथ हो गए? पहला ग्रंथ है महानाटक सुधा नीति और दूसरा है बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर एक टीके की रचना की। टीके के बारे में पहले समझा चुका हूं, कंसाइज रूप, शॉर्ट फॉर्म उसका। ठीक है, इस प्रकार के टीके की रचना की है स्वयं किसने? देवराय द्वितीय ने। संस्कृत के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से? एक तो महानाटक सुधा नीति और दूसरा बादरायण के ब्रह्मसूत्र। इन 2 चीजों पर टीकाओं की रचना की है किसने? देवराय द्वितीय ने। उसके संरक्षण में 34 कवि फले फूले। मतलब उस समय दक्षिण भारत के 34 कवियों को, 34 कवियों को आश्रय दिया था किसने? देवराय द्वितीय ने। दिनदिमा, ध्यान रखना यह नाम कौन सा है? दिनदिमा उसका दरबारी कवि था। क्या नाम है देवराय द्वितीय के दरबारी कवि का? दिनदिमा। ठीक है। देवराय द्वितीय के संरक्षण प्राप्त अन्य विद्वान चामरस और लक्कना प्रमुख थे। लक्कना तो मंत्री पद पर था और लिंगायत समुदाय से संबंधित था, लेकिन इसके अलावा भी चामरस और लक्कना 2 ऐसे लोग थे जो बहुत ही अहमियत रखते थे विद्वान के रूप में। जब तेलुगु के एक प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ, अपन ने पहले भी पढ़ा श्रीनाथ के बारे में, तो तेलुगु के एक बहुत ही फेमस कवि थे। कौन? श्रीनाथ ने उसके दरबारी कवि दिनदिमा को एक शास्त्रार्थ में पराजित किया। शास्त्रार्थ मतलब कौन कितना ज्ञानी है, किसे कितना ज्ञान है शास्त्रों का, इनके बीच में कंपटीशन रखा गया। एक तरफ थे कौन? श्रीनाथ और एक तरफ था दिनदिमा, जो कि किस पद पर था? राजकीय कवि था देवराय द्वितीय का। कौन? दिनदिमा। श्रीनाथ ने बखूबी पराजित कर दिया किसे? दिनदिमा को। और श्रीनाथ की ज्ञान विद्या से खुश हो गए कौन? देवराय द्वितीय। तो श्रीनाथ ने एक शास्त्रार्थ मतलब शास्त्रों का एक कंपटीशन में पराजित कर दिया किसे? दिनदिमा को पराजित कर दिया और देवराय द्वितीय ने उसे कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया। किसे सम्मानित किया? श्रीनाथ को, क्योंकि उसने देवराय द्वितीय के ही राजकीय कवि दिनदिमा को पराजित कर दिया था, इसलिए उसको उपाधि मिली काय की कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया गया। और उस पर सोने की सिक्कों की अर्थात कनकाभिषेक सम्मान से उसे सम्मानित किया गया। मतलब सोने के सिक्कों की बौछार की गई किसके ऊपर? श्रीनाथ के ऊपर, क्योंकि उसने दिनदिमा जो कि राजकीय कवि था किसका? देवराय द्वितीय का, उसे शास्त्रार्थ में पराजित किया था। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद विजय द्वितीय शासक बनता है कुछ समय के लिए। तो देवराय द्वितीय के बाद शासक कौन हुआ है?
शासक हुआ है विजय द्वितीय। इसने लगभग 1 वर्ष तक शासन किया और अंत में अपने भतीजे मल्लिकार्जुन के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। क्लियर है? मल्लिकार्जुन संतान था किसकी? देवराय द्वितीय की। लेकिन जिस समय देवराय द्वितीय का देहांत होता है उस समय मल्लिकार्जुन बहुत कम आयु का था, इसलिए कुछ समय के लिए देवराय द्वितीय का भाई विजय द्वितीय गद्दी पर बैठता है। लेकिन मल्लिकार्जुन जैसे ही परिपक्व होता है शासन ग्रहण करने के लिए, वो मल्लिकार्जुन के लिए अपना पद छोड़ देता है। अब अपन बात करते हैं मल्लिकार्जुन की। कब से कब तक रहे ये? 1446 से 1465 ईस्वी तक। उपाधि थी इनके पास इम्मादी देवराय, प्रौण देवराय या गज बैठकर की। वे ही उपाधियां जो देवराय द्वितीय के पास थी, वही उपाधि आई किसके पास? मल्लिकार्जुन के पास। मल्लिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराय द्वितीय की भांति गज बैठकर की उपाधि धारण की थी। गज बैठकर मतलब हाथियों के शिकारी की उपाधि धारण की थी। मल्लिकार्जुन राज्यारोहण के समय अल्पायु था। अल्पायु मतलब बहुत कम उम्र का था। कौन? मल्लिकार्जुन। स्थिति का लाभ उठाकर बहमनी शासक अलाउद्दीन द्वितीय तथा उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर ने संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया, किंतु मल्लिकार्जुन ने उनके इस अभियान को विफल कर दिया। अब देखो, बहमनी साम्राज्य जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था, जो विजयनगर के उत्तर में स्थित था, इनका लगातार आक्रमण हो रहा था विजयनगर पर। और उड़ीसा के जो गजपति शासक थे वो भी लगातार आक्रमण कर रहे थे विजयनगर पर। मल्लिकार्जुन जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु बहुत ही कम थी। इन दोनों शासकों ने सोचा, कौन से? उड़ीसा के गजपति शासक और बहमनी शासक अलाउद्दीन द्वितीय, इन्होंने संयुक्त सेना बनाकर आक्रमण किया विजयनगर पर। लेकिन मल्लिकार्जुन इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ ज्ञाता था कि उसने इन दोनों के आक्रमण को विफल कर दिया और बहमनी और गजपति शासकों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। अंत में गजपतियों ने कोंडवीर और उदयगिरी नामक 2 महत्वपूर्ण किलों को छीनने में सफलता प्राप्त कर ली। किसने करी है ये सफलता? गजपतियों ने। गजपति कहां पर शासन कर रहे थे? उड़ीसा। और विजयनगर के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक कोंडवीर क्षेत्र और एक उदयगिरी क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया किसने? उड़ीसा के गजपति शासकों ने। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में माहुयान नामक एक चीनी यात्री समुद्र यात्रा करके विजयनगर आया था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि माहुयान, जैसे देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया है कौन? अब्दुल रज्जाक, वैसे ही एक चीनी यात्री जिसका नाम था माहुयान, वो आया है किसके शासनकाल में? मल्लिकार्जुन के शासनकाल में। और मल्लिकार्जुन के शासनकाल में ही 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र, कौन कौन से? कोंडवीर और उदयगिरी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है किसने? गजपति शासकों ने। 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई और इसका उत्तराधिकारी विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। तो मल्लिकार्जुन के बाद विजयनगर की गद्दी पर बैठता है कौन? विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। मतलब विरूपाक्ष द्वितीय के बाद संगम वंश समाप्त हो जाता है और सालुव वंश का प्रारंभ होता है। क्या हुई है घटना, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसके शासनकाल में आंतरिक विघटन और बाहरी आक्रमण के फलस्वरूप संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया। मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि विरूपाक्ष द्वितीय एक कमजोर शासक था।
क्योंकि गजपति शासक लगातार आक्रमण कर रहे थे विजयनगर पर, बहमनी भी लगातार आक्रमण करते जा रहे थे विजयनगर पर, और आंतरिक विद्रोह भी होने लगे थे विजयनगर में। और इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा था कौन? विरूपाक्ष द्वितीय। इसलिए विजयनगर साम्राज्य का टूटना प्रारंभ हो गया विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में। बहमनी साम्राज्य का वजीर महमूद गवां, याद रखना, बहमनी साम्राज्य का वजीर था कौन? महमूद गवां। तथा उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण किया फिर से, मतलब जैसा आक्रमण मल्लिकार्जुन के शासनकाल में हुआ था कि बहमनी और गजपतियों ने साथ में सेना मिलाकर आक्रमण किया था, ऐसा ही आक्रमण फिर से हुआ है विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में। मतलब बहमनियों ने अपने वजीर महमूद गवां के नेतृत्व में और गजपतियों ने अपने शासक कपिलेश्वर के नेतृत्व में विजयनगर पर फिर से आक्रमण कर दिया। बहमनियों ने गोवा, दाबुल और चौल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र तटवर्ती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। देखो, ये जो गोवा वाला क्षेत्र था ये एक्चुअली बहमनियों का ही क्षेत्र था, जिसे अपन ने देखा था विजयनगर के शासकों ने हथिया लिया था। लेकिन विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में बहमनियों ने फिर से गोवा और उसके आसपास के इलाके दाबुल और चौल पर अधिकार कर लिया। किसने? बहमनियों ने। और गजपतियों ने आंध्र प्रदेश वाले जो इलाके थे जो विजयनगर में शामिल थे उस पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का टूटना प्रारंभ हो गया। बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर की यह प्रथम गंभीर पराजय थी। मतलब बहमनियों के हाथों बड़ी बुरी तरीके से हारा था विजयनगर साम्राज्य पहली बार, जब विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब एक तरफ गोवा, दाबुल और चौल वाला क्षेत्र था, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था। जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था उसको गजपतियों ने हथिया लिया, और जो गोवा वाला इलाका था उसे बहमनियों ने हथिया लिया, और विजयनगर साम्राज्य में अराजकता विद्यमान हो गई। 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। यही मेन कारण था आंतरिक विद्रोह का कि विरूपाक्ष द्वितीय के पुत्र स्वयं उसे पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए विरूपाक्ष की हत्या उसी के पुत्र ने कर दी। विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रणदेव राय गद्दी पर बैठा। ठीक है, मतलब विरूपाक्ष का उत्तराधिकारी हुआ कौन? प्रणदेव राय। यह घटना प्रथम बलापहार कहलाती है। क्या हुआ था इस घटना में? प्रणदेव राय के गद्दी पर बैठते ही राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई, क्योंकि ये अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। इस वजह से पूरे विजयनगर साम्राज्य में अराजकता विद्यमान हो गई। शासक कौन था उस समय? प्रणदेव राय, जिसका उल्लेख पुर्तगाली यात्री नूनिज ने भी किया है। पुर्तगाली यात्री नूनिज ने जब विजयनगर की यात्रा की थी उस समय शासक यही था। कौन? प्रणदेव राय। विजयनगर साम्राज्य में व्याप्त जो अराजकता का माहौल था उसका फायदा उठाया चंद्रगिरी के गवर्नर सालुव नरसिंह ने। पौंडीचेरी, जहां पर वर्तमान का पौंडीचेरी है, वहां पर उसके पास में एक छोटी सी रियासत आती थी चंद्रगिरी, जो विजयनगर के अधीन था। ठीक है, अब तो पौंडीचेरी में आता है ये इलाका, कौन सा? चंद्रगिरी का। वहां का गवर्नर था सालुव नरसिंह, जो था तो विजयनगर साम्राज्य का ही, लेकिन इसकी अपनी रियासत थी विजयनगर के अधीन, जिसका नाम था चंद्रगिरी। ठीक है, इस चंद्रगिरी के जो गवर्नर था ना सालुव नरसिंह, उसने
प्रणदेव राय के शासनकाल की इस अराजकता का फायदा उठाना चाहा और राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश सालुब वंश की स्थापना की। क्योंकि जनता भी विरुद्ध हो गई थी किसके? प्रणदेव राय की। सेना भी प्रणदेव राय के विरुद्ध हो गई थी और अराजकता का माहौल था। चंद्रगिरी का गवर्नर सालुब नरसिंह एक विशाल सेना लेकर आया और प्रणदेव राय को आपदस्थ करके स्वयं विजयनगर की गद्दी पर बैठ गया। और इस प्रकार से संगम वंश जो हरिहर और बुक्का के द्वारा प्रारंभ किया गया था एक समय सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अपनी चरम अवस्था पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे नीचे आया और अंततः विरूपाक्ष द्वितीय के समय उसका ध्वस्त होना प्रारंभ हो गया। और अंततः प्रणदेव राय के शासनकाल में ये जो संगम वंश था वो पूरी तरह समाप्त हुआ और चंद्रगिरी के गवर्नर सालुब नरसिंह ने विजयनगर को हथिया लिया और विजयनगर पर संगम वंश के बाद एक नए शासन या एक नए वंश सालुब वंश की स्थापना की। इतिहास में यही घटना कहलाती है प्रथम बलापहार। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ लो या आपकी ऐप में ही चैट का ऑप्शन है, आप डाउट लिखो, मैं आपको रेक्टिफाई करके बताऊंगा। थैंक यू।